नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर राजीव कासलीवाल प्रोफेसर एंड हेड है महात्मा गांधी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज जयपुर में। आपको लगभग 20 वर्षों का अनुभव भी है। आप डायबिटीज के इलाज, एड्रेनल विकार, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन कैंसर जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ हैं। आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप मरीजों को सरल और प्रभावी उपचार देने के लिए जाने जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 19 वर्ष है और मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। मैं रोज इंसुलिन लेता हूँ, फिर भी कभी कभी अचानक कमजोरी, पसीना और चक्कर आने लगते हैं। इससे तुरंत कैसे राहत मिलेगी? आर्यन शर्मा का ये सवाल आया है। तो ये जो समस्या आर्यन जी ने पूछी है, ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ये इंडिकेट करते हैं या बताते हैं कि शायद मरीज की ब्लड शुगर्स लो हो रही है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों में अचानक जी घबराना, पसीना आना, चक्कर आना, धुंधलापन होना, और अगर समय से उसको पकड़ा नहीं जाए और उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो कई बार पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या उसको मिर्गी दौरे भी आ सकते हैं। तो ऐसे समय में अगर इस तरह से हो रहा है तो सबसे पहले अपने को, अगर ग्लूकोमीटर अगर आप आसपास अवेलेबल है या अभी घर में है, तो तुरंत अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। जनरली इस समय पे शुगर 70 से नीचे होती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन भी बोलते हैं। और अगर ऐसा है तो हमें तुरंत कुछ खाना, कुछ मीठा या ऐसी चीज़ जिससे हमारी शुगर को बढ़ाया जा सके करना चाहिए। अगर सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हैं तो हम कुछ भी सॉलिड खाना ले सकते हैं। घर में सैंडविच है, और कुछ नहीं तो रोटी, चपाती है, ब्रेड है, बिस्किट्स है, वो ले सकते हैं। बट अगर सिम्टम्स ज़्यादा है और हमें शुगर तेज़ी से बढ़ानी है तो सबसे अच्छा तरीका है, घर में शक्कर रहती है सभी के यहाँ पे, तो 3 चम्मच शक्कर, जिसको हम 15 ग्राम के आसपास बोलते हैं, उसको 1 गिलास पानी में मिला के पी लेना चाहिए। और उसके बाद 15 मिनट के बाद में दोबारा शुगर चेक करनी चाहिए। अगर अभी भी शुगर 70 से नीचे है तो फिर हमें इस प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। जनरली 1 या 2 बार करने से ये सिम्टम्स आपके रिलीव हो जाते हैं, और उसके बाद में दोबारा ऐसा नहीं हो, हमें कुछ ना कुछ सॉलिड खा लेना चाहिए ताकि हमें लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। हाँ, ये अगर सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलके अपनी दवाइयों में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वहाँ पे हमें इंसुलिन की डोज को परिवर्तित करने की संभावना हो सकती है, जो अपने चिकित्सक से मिलके करना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 32 वर्ष है और मैं पिछले 2 साल से डायबिटीज की दवा ले रही हूँ। मुझे बार बार प्यास लगती है, पेशाब ज्यादा आता है और थकान भी रहती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? नेहा वर्मा का ये सवाल आया है। तो इस सवाल में 2 मुख्य इशू हैं। एक तो ये सिम्टम्स जो बताए गए हैं कि बार बार प्यास लगना, यूरिन का बार बार होना, या कई बार वजन का गिरते जाना, तो ये दर्शाते हैं कि शुगर, जो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल है, वो शायद अच्छा नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। बिकॉज ज़्यादातर शुगर, जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता तो यूरिन के रास्ते बाहर जाती है, और जिससे ज़्यादा यूरिन बनता है तो फिर ज़्यादा प्यास लगती है। तो अगेन इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें हमारे जो संबंधित चिकित्सक हैं, जिनसे आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे मिलके अपने ट्रीटमेंट को रिव्यू करवाना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि शुगर्स जो हैं आपकी अपनी कंट्रोल रहें, और उससे ये सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बिंदु मैं यहाँ सामने रखना चाहूँगा, जो है हमारी एज। 32 साल की एज जो है, अमूमन इस समय में या इस आयु में टाइप 2 डायबिटीज़ कम देखने को मिलता है, बल्कि टाइप 1 या एक विशेष प्रकार का डायबिटीज़ होता है, लाडा, जिसे हम लाडा कहते हैं, LADA, लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज़। तो कई बार इन पेशेंट्स में दवाइयाँ काम नहीं करती हैं क्योंकि इनका पेनक्रियास कमज़ोर होता है, इंसुलिन कम बनाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को, अगर वो दवाइयों पे हैं और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है, और आपके चिकित्सक इंसुलिन के बारे में आपको सलाह दे सकते हैं। मेरे विचार से और मेरा मानना है कि
हमें उस सलाह को मानना चाहिए, बिकॉज क्योंकि लाडा के अंदर इंसुलिन सबसे प्रभावी दवाई है कंपेयर टू दवाइयों के। जी, अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 वर्ष है और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। कुछ दिनों से पैरों में झंझनाहट और जलन महसूस होती है, इसका क्या इलाज है? संजय गुप्ता का ये सवाल आया है। तो ये आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये लक्षण चलते रहते हैं और कई बार हम इसे समझ भी नहीं पाते हैं। सो ये जो है सिम्टम्स जो हैं, एक विशेष प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ में होती है, स्पेशली जो लंबी अवधि के डायबिटीज़ है जहाँ 10 साल 5 साल हो चुके हैं एंड अगर अपना शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहा है तो उसकी वजह से जो शरीर की नसें हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं वो डैमेज होने लगती है और डायबिटीज़ में इस बीमारी को कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर जलन का होना, झंझनाहट का होना, पैर का सुन्न पड़ना, इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं और जो काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं या ट्रबलसम होते हैं, जिसकी वजह से हम नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते, स्पेशली रात के समय में ज़्यादा होते हैं और स्पेशली गर्मियों के दौरान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये अगर इस तरह के लक्षण हैं तो अगेन आपको अपने शुगर कंट्रोल को रिव्यू करना चाहिए, किस तरह का है डायबिटीज़ कंट्रोल। जनरली ये दिखाता है कि शायद डायबिटीज़ कंट्रोल जितना होना चाहिए अपेक्षा के अनुसार उतना नहीं है, तो अपने चिकित्सक से मिलके डायबिटीज़ कंट्रोल को सुधारना चाहिए ताकि ये समस्या आगे नहीं बढ़े। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं जिन्हें हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस बोलते हैं, जैसे प्रीगैबलिन, ड्यूलेक्सिटिन, इस तरह की कई और दवाइयाँ भी हैं जो हमें जो हमें हमारे चिकित्सक के ऑब्जर्वेशन में लेनी चाहिए। और जनरली हम लो डोज से शुरू करते हैं बिकॉज कई बार इनसे थोड़ी नींद सुस्ती आ सकती है, बट लक्षण जो हैं काफ़ी हद तक सुधर जाते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर अपन अपना शुगर अच्छा कंट्रोल रखें तो जनरली हम इन दवाइयों को बंद भी कर पाते हैं और पेशेंट वापस नॉर्मल हो सकता है, सिम्टम्स सबसाइड हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को रात को यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और प्यास भी बहुत लगती है, जैसा सवाल में था, लेकिन डायबिटीज़ नॉर्मल आती है। तो क्या ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद वो डायबिटीज़ फॉर्म हो जाए? लगातार लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि हमको यूरिन बहुत आता है, प्यास भी लगती है, लेकिन हम जब भी हमारा टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, या फिर ये किसी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है? अगर शुगर कंट्रोल है हमारी और फिर भी यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो ये डायबिटीज़ से संबंधित नहीं है। कई बार ये बहुत आपका ये सवाल एक्चुअली काफ़ी महत्वपूर्ण है बिकॉज इस तरह के पेशेंट 2-3 दिन में एक बार हमारे पास आ ही जाते हैं जी। तो सबसे कॉमन जो है कारण है वो तो ये कि जितना पानी हम पिएंगे उतना यूरिन ज़्यादा होगा। तो कई लोग हैं जो हमारे समाज में ये कहा जाता है कि खूब पानी पीना चाहिए, अच्छा रहता है। यस, ये एक हद तक सही है, बट कभी कभी जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है 7-8 लीटर रोज का, तो उस केस में बॉडी कोशिश करेगी कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। तो जिसको हम प्राइमरी पॉलीडिप्सिया भी बोलते हैं, इसी का जो आगे का वर्जन जो है कि जिसमें पेशेंट अपनी प्यास पे कंट्रोल नहीं रख पाता और उसकी वजह से यूरिन उसको बार बार जाना पड़ता है और उससे फिर उसको नींद डिस्टर्ब होती है, परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, तो वो है। तो ये तो सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा कई और भी कारण हैं जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। एक अलग तरह का डायबिटीज़ होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस जो शुगर वाला है, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसके अंदर बॉडी में यूरिन को कंसंट्रेट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा बनता है, शरीर में पानी की कमी होती है उसकी वजह से, और फिर प्यास लगती है ताकि शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बनाया रह सके। हालांकि ये बीमारी काफ़ी रेयर होती है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, बट अगर शुगर नॉर्मल है और अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है और प्यास बहुत लग रही है, स्पेशली जहाँ ठंडा पानी पीने की इच्छा ज़्यादा हो रही है, वहाँ इस बीमारी के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और अपने चिकित्सक से इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए और देखना चाहिए। कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 28 वर्ष है और हाल ही में मुझे प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़
जेस्टेशनल डायबिटीज बताया गया है। डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू करने को कहा है, क्या यह मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है? पूजा सिंह का ये सवाल आया है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, क्योंकि आज के समय में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ नॉर्मली 5वें 6ठे महीने में देखने को मिलता है, आजकल पहले भी मिल रहा है, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। लाइक 3 से 4 हर 10 में से 3 या 4 महिलाओं को ये प्रॉब्लम, और कहीं कहीं कुछ लोग जगहों पे शहरों में जैसे इसकी इवन 50% महिलाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है। बट ओवरऑल 30-40% महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ये देखने को मिलता है। तो इसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है पहले से, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से। बिल्कुल। हाँ, तो अगला सवाल है इसी का आगे का कि अब इसे ठीक कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमेशा जब ज़्यादा शुगर नहीं होती तो सभी चिकित्सक आपको डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करने की सलाह देते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं होता है तो फिर जनरली इंसुलिन की सलाह दी जाती है। उसका कारण आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंसुलिन के नाम से कई बार पेशेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि इतना ज़्यादा है क्या। उसका कारण ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाकी की ज़्यादातर दवाइयाँ जो है माँ से बच्चे में जा सकती है, और उस वजह से क्योंकि माता का शुगर तो ज़्यादा है तो वो शुगर नॉर्मल हो जाएगा, पर बच्चा डायबिटिक नहीं है, तो जब वो दवाइयाँ बच्चे में अगर जाएंगी प्लेसेंटा के थ्रू तो उसका शुगर लो कर सकती हैं। बेसिकली बच्चे के लिए वो सेफ़ नहीं होती हैं। सो हम ऐसी दवाई यूज़ करना चाहते हैं प्रेगनेंसी में जिसका असर सिर्फ माँ तक सीमित रहे, बच्चे पर नहीं पड़े। और वो दवाई जो है इंसुलिन उसमें सबसे आगे आती है, इसलिए इंसुलिन उसको रिकमेंडेशन की जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान शुगर कंट्रोल करने के लिए अपन इंसुलिन लें ज़रूरत के अनुसार, जैसे आपके चिकित्सक बताएं। पर ज़्यादातर केस में घबराना नहीं है। डिलीवरी के बाद में इंसुलिन बंद हो सकता है, और ज़्यादातर बंद हो ही जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या वेट बहुत ज़्यादा नहीं हो तो ज़्यादातर केस में इंसुलिन बंद हो जाता है, वो हमेशा नहीं चलता है, जो कि एक कॉमन भ्रांति है कि इंसुलिन अगर चालू हो जाता है तो बंद नहीं होता है। तो इंसुलिन अगर आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है आपके चिकित्सक के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बड़ी होने की वजह से, तो आपको उस सलाह को मानना चाहिए, बिकॉज शुगर का कंट्रोल होना प्रेगनेंसी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसुलिन से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बच्चे को, बल्कि बढ़े हुए शुगर से कई सारी दिक्कतें बच्चे को और माँ को दोनों को हो सकती है। बिल्कुल। पहले एक ज़माना था जब डायबिटीज़ को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था कि आफ्टर 60-65, लेकिन अब हम देखते हैं यंग फीमेल्स में, यंग यूथ में काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बहुत से बच्चे हैं जो 10 ईयर्स से भी कम उम्र के होते हैं और उन्हें इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो आखिर किन चीज़ों का ध्यान बचपन से पेरेंट्स को रखना चाहिए ताकि बच्चों में इस तरह की कोई बीमारी डेवलप ना हो? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे जब आज से 20 साल पहले हमने जब इस क्षेत्र में हमारी प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे टाइम पे एवरेज एज 50-60 ईयर्स मानी जाती थी डायबिटीज़ की, और पिछले 20 सालों में अभी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पे 30 के आसपास, 25 के आसपास का कोई मरीज ओपीडी में नहीं आता है पहली बार डायबिटीज़ की शिकायत लेके। और कभी कभी आजकल हफ्ते में 2-3 बार तो 20 से भी कम के जो एडोलेसेंट है या बच्चे हैं वो आने लग गए हैं। सो डेफिनेटली जो एज है जिस पे डायबिटीज़ होता है वो पहले से शिफ्ट हुई है, नीचे की तरफ आई है। 30 में 40 में तो अब बहुत आम समस्या हो गई है। और जो आपने बताया छोटे बच्चों में इंसुलिन का, वो तो एक अलग चीज़ है। दैट इज़ वो जो कहते हैं उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों में होती है। उसमें तो बचाव के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी अपनी इम्यूनिटी थोड़ी हाइपर एक्टिव हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और आपके शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स हैं उनको वो ख़त्म कर देती हैं। जनरली ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये तो एक दुर्घटना हम मान सकते हैं, एक्सीडेंट है जिसके ऊपर शायद किसी का कंट्रोल नहीं है। पर जो ज़्यादा कॉमन है, जो 95% लोगों में स्पेशली 20-25 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़। और वहाँ पे लाइफस्टाइल का बहुत जो है योगदान है उसको बचने में और उसको होने में। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा है, लाइफ सीडेंट्री है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है,
अपन वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं तो उनमें ये डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपके घर में स्पेशली पारिवारिक इतिहास है, आपके माता पिता, भाई बहन, दादाजी, चाचा जी वगैरह को डायबिटीज़ रहा है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी जीवन शैली को संतुलित करना चाहिए, उसमें फिज़िकल एक्टिविटी 45 मिनट से 1 घंटा रोज़ होनी चाहिए। खाना जो है संतुलित और बैलेंस्ड होना चाहिए, जहाँ प्रोटीन, फाइबर्स पे ध्यान दें। हमारी कल्चर में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होता है, रोटी का इंटेक ज़्यादा होता है, वो हमें कम करके सैलेड्स, वेजिटेबल्स, छाछ वगैरह ये सब लेनी चाहिए और अपने वज़न पे ओवरऑल कंट्रोल करके रखना चाहिए। उससे हम इसे काफ़ी हद तक रोक सकते हैं या एटलीस्ट डिले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी एक बैलेंस डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल और वेट कंट्रोल जो है वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 60 वर्ष है और मैं पिछले 10 साल से डायबिटीज़ की दवा ले रहा हूँ। हाल ही में मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली होने लगी है, इसका क्या कारण हो सकता है? महेश अग्रवाल का सवाल आया है। तो ये अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिकॉज़ ये बीमारी है, जो आँखों से धुंधला दिखना या कम दिखना, ये डायबिटीज़ का रेटिना के ऊपर असर होने से होता है और ये दिखाता है या सजेस्ट करता है कि आप अपना शुगर जो है अच्छा सा कंट्रोल नहीं रहा है, उसमें सुधार की संभावना है। और ये बीमारी जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जहाँ रेटिना में जो आँख का पर्दा होता है जिसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से ये दिखने में, दिखाई देने में दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा है तो हमें इमीडिएटली पहली चीज़ तो अपने शुगर कंट्रोल को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, अपने जो नियमित डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसे करना चाहिए, बिकॉज़ उसके बिना हम जो भी करेंगे वो इतना फ़ायदे वाला नहीं होगा अगर शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है। और अगर समस्या ज़्यादा है तो रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलके अपने रेटिना की जांच करवानी चाहिए। उसमें सूजन हो तो कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शंस आते हैं जिनसे इस सूजन को कम किया जा सकता है। कई बार लेज़र भी करी जाती है जिससे हमारी विजन में जो फर्दर डिक्रीज़ है उसको रोका जा सके, उसको यथास्थिति बनाए रखा जा सके। दूसरा, कभी कभी डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो मोतिया बिंदु है, कैटरेक्ट है, वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्लूकोमा है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी सारे कारण हो सकते हैं जिनसे रोशनी प्रभावित हो सकती है। तो हमें अगर ऐसे लक्षण हो तो तुरंत अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। और अगर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर ये लक्षण नहीं भी हैं तो भी रेटिना की सूजन कई बार साइलेंटली बढ़ती रहती है और जब तक हमें लक्षण आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमेशा हम हमारे डायबिटीज़ के मरीज़ को नियमित स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं कि उन्हें अपने पर्दे की जांच कराते रहना चाहिए 1 साल से 3 साल के अंतराल में, डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा डायबिटीज़ पुराना है, जिससे कि हम उसको अर्ली स्टेज में ही पकड़ सकें और विजन जाने से पहले ही उसको काबू में कर सकें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 42 वर्ष है और मेरी शुगर कभी बहुत ज़्यादा तो कभी सामान्य रहती है, जबकि मैं दवा और डाइट दोनों फॉलो करता हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? अजय मिश्रा का सवाल आया है। ये भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो हमें काफ़ी देखने को और सुनने को मिलता है। तो इसका रीज़न भी सबसे ज़्यादा जो कॉमनली, बहुत सारे और भी रीज़न हैं जो रहते हैं, पर जो सबसे कॉमन रीज़न है वो हमारी इरेटिक लाइफस्टाइल है, या हमारे दवाई लेने और खाने के जो के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, वो नहीं होता है। कभी हम खाना जल्दी खाते हैं, कभी लाइक लंच स्किप कर दिया, लेट हो गया, तो उस केस में हमारी शुगर्स जो हैं वो कम हो सकती हैं। स्पेशली अगर आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल चल रहा है और अगर आप मील स्किप करेंगे तो फिर अपनी शुगर नीचे जा सकती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर गए और दवा ले जाना भूल गए, वर्किंग है ऑफिस में, आधे बार, कई बार ये बहुत कॉमन होता है, वर्किंग पीपल ऑफिस में दवा नहीं ले जा पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उस वजह से वो दवाई स्किप करेंगे तो शुगर बढ़ती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है फ्लक्चुएशन का, वो दवाइयों में और खाने में सामंजस्य नहीं होना, दवाइयों के लिए कंप्लायंस का ठीक नहीं होना, इरेटिक टाइमिंग होना खाने की, तो ये सबसे कॉमन कारण है। उसके अलावा कुछ और भी हैं जहाँ पे शुगर, जैसे अगर किसी की शुगर अचानक से बार बार कम होने लग गई है तो ये दिखाता है कई बार कि शायद किडनी में कोई दिक्कत है या डायबिटीज़ से किडनी पे असर आ गया है, क्योंकि जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है तो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है।
तो उस समय हमको हमें हमारे चिकित्सक से संपर्क करके अपने ट्रीटमेंट में जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करने चाहिए, देखने चाहिए। और आजकल कई दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं अच्छी जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। अगर हम खाना थोड़ा लेट भी कर दें तो हमें अपने चिकित्सक से डिस्कस करके जो हमारे लिए जो उचित दवाइयाँ हैं, जिनको हम स्मार्ट मेडिकेशंस बोलते हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये सारी दवाइयाँ अगर हमें नहीं चल रही हैं तो हम हमारे चिकित्सक से ये डिस्कस करके शुरू कर सकते हैं, जिससे फ्लक्चुएशंस कम करी जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 55 वर्ष है और मुझे डायबिटीज़ है। मेरे पैरों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते। इसका क्या इलाज है? सुरेश यादव का यह सवाल आया है। तो ये भी एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में है। इसे हम डायबिटिक फुट बोलते हैं और नॉर्मली ये उन लोगों में होता है जिन्होंने लंबे समय तक डायबिटीज़ का ध्यान नहीं रखा है, शुगर बढ़ी हुई है और उसकी वजह से पैरों की नसें सुन्न हो गई हैं, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और उसकी वजह से पैरों में सेंसेशन कम होने की वजह से हमें छोटी मोटी चोट का या प्रेशर का आभास नहीं हो पाता, ठंडा गर्म नहीं पता पड़ पाता। उस वजह से बार बार पैर में साइलेंट ट्रॉमा होता रहता है और उसकी वजह से पैर में घाव, पैर में चोट लगना या पैर में छाले पड़ना, कैलस बनना जो है, ये सब होते हैं। और उसकी वजह से क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता तो बहुत बार पेशेंट उसकी गंभीरता को समझ नहीं पाता और जब तक मालूम पड़ता है घाव बढ़ चुका होता है, कई बार गैंग्रीन में बदल चुका होता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि शुगर अपनी अच्छी रखें, न्यूरोपैथी का ध्यान रखें। और हम कई बार मरीज हमारे पेशेंट से ये कहते हैं कि उन्हें अपने पैर का ध्यान, स्पेशली जब आप 60s में हैं, 15-20 साल पुराना डायबिटीज़ है, तो वो समय होता है जब चेहरे से ज़्यादा पैर का ध्यान रखना होता है। जैसे हर रात जब सोने जाएं तो पैरों को साफ़ करें, उन्हें सूखा रखें। हर दिन हमें देखना होता है कि कहीं उसमें कोई क्रैक, कोई छाला, कोई बुला या फफोले जिसको हम कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी है, हर बार हर सीज़न में हम देखते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है, अक्सर लोग सर्दी की वजह से अलाव जला के उसमें अपने पैर या हाथ सेकते हैं। बट वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जिनको डायबिटीज़ है और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, लंबे समय से, वहाँ डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ठंड और गर्म का एहसास नहीं होता। और कई बार लोग लंबे समय तक आग के पास बैठे रह सकते हैं, पैर रख सकते हैं और उससे पैर जल सकते हैं, और जो आपको उस समय मालूम नहीं पड़ेगा। और फिर वो अगले दिन उसमें छाले हो जाएंगे, उसमें अल्सर हो जाएगा और वो एकदम से गैंग्रीन। तो डायबिटीज़ वाले, डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले मरीज को इससे आग सेकने से डेफिनेटली सर्दी के मौसम में बचना चाहिए, उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल सर्दी के अलावा भी बॉनफायर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। पार्टीज में भी बॉनफायर कैंपिंग वगैरह होता है। कई बार मंदिरों में भी, जैसे हमारे मार्बल के फ्लोर्स होते हैं, वो गर्मी में गर्म हो जाते हैं और आप उस पर नंगे पैर चलते हैं, तो भी वो भी काफ़ी, उसके भी हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं कि नेक्स्ट डे पूरा उसमें छाला हो जाता है, जो उस समय आपको रियलाइज़ नहीं होता है। तो ये सब देख करके, समझ करके हमें हमारी क्षमताओं के हिसाब से और हमारी बीमारी के हिसाब से हमारे एक्शंस लेने चाहिए। मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं डायबिटीज़ की शुरुआती स्टेज में हूँ। डॉक्टर ने अभी दवा नहीं दी, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज बताई है। क्या बिना दवा के डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? कविता शर्मा का यह सवाल आया है। बिल्कुल किया जा सकता है, स्पेशली हम शुरुआती अवस्था में हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का पहला ट्रीटमेंट ही जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सो अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकें तो हम डेफिनेटली इनिशियल स्टेजेस में डायबिटीज़ को रोक सकते हैं और उसको रिमिशन में भी ले जा सकते हैं। ऐसा जैसे जनरली यही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जहाँ पे डायबिटीज़ जो है वो सीडेंट्री लाइफ की वजह से या बैड फूड चॉइसेस की वजह से या वज़न बढ़ने की वजह से या ओबेसिटी की वजह से हुआ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसको रिमिशन में ले जाने की संभावना रहती है। अगर हम देखें तो अगर 10% अगर हम ओवरऑल वेट कम करते हैं अपने करंट वेट से, तो शुगर कंट्रोल 5 to 10% में शुगर कंट्रोल बेटर हो सकता है। 10% की तरफ जाने लगते हैं तो काफ़ी केसेस में दवाई बंद भी हो सकती है। और अगर हम 15% वेट लॉस कम कर लेते हैं तो कई सारे मरीजों में डायबिटीज़ जो है वो रिमिशन में चली जाती है। दवाइयाँ अगर चालू भी हुई हैं
तो बंद हो सकती हैं। स्पेशली अगेन मैं यहाँ पे वर्ड ध्यान देना जो एम्फसाइज करना चाहूँगा वो है अर्ली स्टेज में। एक पेशेंट जो 20 साल से डायबिटीज़ है वो अगर ये सोचे कि हम इंसुलिन पे और हम लाइफस्टाइल से, जो कई बार होता है कि हम सब लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, खाएंगे, खाने में ध्यान रखेंगे, वॉक में, तो वहाँ रिमिशन नहीं होता है। पर अर्ली स्टेज में जो है डेफिनेटली रिमिशन हम अचीव कर सकते हैं अपना वेट कम करके और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। स्पेशली अगर हम 10 से 15% वेट लॉस कर लेते हैं, और वो रिमिशन तब तक मेंटेन रहेगा जब तक हम इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ये कि हाँ, ये रिमिशन की संभावना उन लोगों में कम होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, बिकॉज वो दिखाता है, इसका मतलब हम में जेनेटिकली हम जो है डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, हमारा इंसुलिन बनाने की क्षमता बाकी लोगों से कम है। तो उन लोगों को अगर रिमिशन की कोशिश करें भी तो अपने चिकित्सक के ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में करें, बट उनमें भी अर्ली स्टेज में ये किया जा सकता है, हालांकि संभावना थोड़ी कम होती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 26 वर्ष है और हाल ही में मेरा HbA1c रिपोर्ट 7.8% आई है। मैं दवा भी ले रही हूँ, फिर भी ये ज़्यादा क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि मेरी शुगर लंबे समय से कंट्रोल में नहीं है? स्नेहा कपूर का ये सवाल आया है। तो HbA1c अभी डायबिटीज़ का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, और ये दिखाता है कि लास्ट 3 मंथ से हमारे डायबिटीज़ का या शुगर का क्या लेवल रहा है। सो ये लास्ट 3 मंथ की एवरेज शुगर के बारे में बताता है। अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो लगभग लास्ट 2 से 3 महीने में हमारा कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि खाली पेट, भरे पेट की शुगर, जो फास्टिंग और PP जिसको बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, वो तो ठीक आती है, पर जब हम HbA1c देखते हैं तो बढ़ा हुआ आता है। उसका कारण यही होता है कि मे बी लास्ट 2 से 3 महीनों में कुछ दिन अच्छे थे जहां आपने दवाई और खाने का ध्यान रखा, पर कुछ दिन ऐसे भी थे जहां शायद मरीज ने अपनी दवाई भूल गया है या डाइट में या अपनी उसमें थोड़ा सा जो है उसको फॉलो नहीं किया है। तो उस केस में आपका फास्टिंग और PP ब्लड शुगर तो अच्छा दिख सकता है उस दिन, तो बिकॉज जिस दिन अक्सर टेस्ट कराने जाते हैं पेशेंट सारी दवाई लेके जाते हैं, खाना अच्छा रखते हैं और फास्टिंग PP अच्छा आता है, बट उस केस में 3 महीने वाला शुगर बढ़ा हुआ आता है। तो इससे HbA1c एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, और उससे हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो हमारी लाइफस्टाइल, डाइट, दवाइयों का लेना नहीं लेना, उसके बारे में हमें पता पड़ता है, और ओवरऑल शुगर कंट्रोल के बारे में मालूम पड़ता है। और HbA1c का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अपनी भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से। सो अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली सुधार की आवश्यकता है, और अगर आप HbA1c को कम करें, जैसे अगर 1% HbA1c कम करते हैं तो ऑलमोस्ट 35% हम जो है किडनी इंजरी को रोक सकते हैं, 50 से 60% आँखों में होने वाली रेटाइनोपैथी को कम कर सकते हैं, 15 से 20% हार्ट अटैक आने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो HbA1c पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और वो हमारे ट्रीटमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमें सारा ट्रीटमेंट डिज़ाइन करना चाहिए और उसको अपनी टारगेट के अनुसार मेंटेन करना चाहिए, जो जनरली 7% से नीचे होता है ओवरऑल। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 34 वर्ष है और डॉक्टर ने मुझे CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग लगाने की सलाह दी है। क्या यह सामान्य ग्लूकोमीटर से बेहतर है और क्या इसे हर समय पहनना ज़रूरी होता है? राहुल खन्ना का ये सवाल आया है। तो CGM इज़ दैट जिसका पूरा नाम हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है। जैसा कि सबको पता है कि ग्लूकोमीटर में हमें प्रिक करना होता है, ब्लड सैंपल लेना होता है, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करनी होती है। उसकी एक लिमिटेशन होती है, हम बार बार उसको नहीं करते, ज़्यादा करते हैं तो फिर तकलीफ़ भी हो सकती है, दर्द होता है। तो उसके लिए CGM डिवाइसेस बनाई गई हैं। आजकल छोटे से सेंसर्स होते हैं जो आप अपने कंधे पे या पे लगा सकते हैं। हर इंसान को जो डायबिटीज़ है उसको ये ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो वेल कंट्रोल्ड है, दवाइयों पे उनका काम चल रहा है, अच्छा HbA1c आ रहा है, तो अलग से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। CGM जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो पेशेंट जिनको इंसुलिन पे हैं या जिनका शुगर
काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में ब्रिटल डायबिटीज़ बोलते हैं जी। वहाँ पे इसका काफ़ी रोल है, बिकॉज उससे आप एग्जैक्टली इंसुलिन का, शुगर का पैटर्न देख सकते हैं, स्पेशली जिनकी शुगर अचानक रात में लो हो जाती है, पता नहीं पड़ता है। आजकल जो CGM आए हैं उनमें ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल से अलार्म देने की सुविधा भी रहती है, तो जैसे ही शुगर नीचे जाने लगती है या नीचे की तरफ ट्रेंड होने लगता है तो इवन जाने से पहले ही वो आपको अलर्ट दे देगा, अलार्म दे देगा, सो दैट आप तुरंत कुछ कर सके। तो सभी में नहीं, पर कुछ स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, जहाँ HbA1c कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या जहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन केसेस में डेफिनेटली CGM आपकी हेल्प करता है और ज़्यादा जानकारी देता है, सो दैट आप अपने ट्रीटमेंट को ज़्यादा कस्टमाइज और ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकें पेशेंट की प्रोफाइल के अनुसार। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।